कोलकाता डॉक्टर केस, सीबीआई जांच में संजय का सनसनीखेज खुलासा। आपने सुना होगा कि नशे में चूहा भी शेर बन जाता है, लेकिन सवाल यह है कि कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ वो एक चूहे का काम था या गीदड़ों का पूरा झुंड आया था। सीबीआई जांच में संजय ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो न सिर्फ दिल दहला देने वाले हैं, बल्कि इस केस के हर राज को उजागर करने में सक्षम हैं। सीबीआई ने 2 हिस्सों में पूछताछ की है, एक घटना से पहले और दूसरा घटना के बाद। घटना से पहले संजय रॉय ने कई कबूलनामे दिए हैं कि कैसे उसने डॉक्टर बेटी के साथ मारपीट की। पहले उसने उसे मारा पीटा और बेहोश कर दिया और उसके साथ जघन्य अपराध किया। फिर वो होश में आई और संजय घोष को रोकने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन संजय घोष ने फिर से उसके आसपास मौजूद चीजों से उसे जोर से मारा और उसे बेहोश कर दिया। और फिर उसने वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया और उसके बाद आखिरकार उसने डॉक्टर बेटी को उसके आसपास मौजूद चीजों से मार मार कर मार डाला और वहां से निकलते वक्त उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया और वो वहां से निकलकर संजय रॉय के सेमिनार हॉल में चला गया जहां ये घटना हुई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ घुसते संजय रॉय की तस्वीरें कैद हुई थीं। सीसीटीवी कैमरे में उनके वहां से निकलते हुए तस्वीरें कैद हुई थीं। उसके बाद संजय रॉय वहां से निकल जाता है और उसने सीबीआई के सामने कबूलनामा दिया है कि वहां से निकलने के बाद वह एक महिला के पास पहुंचा जो पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती थी। वह ऐसे बाजार में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका इरादा बदल गया और उसने उस महिला के साथ कुछ नहीं किया और वापस लौट आया। ये बात किसी और बात की ओर इशारा करती है। इतना जघन्य अपराध करने के बाद, उसके साथ बलात्कार करने के बाद, वो डॉक्टर बिट्टी के साथ वहां से निकल जाता है और उसके बाद भी उसे पैसों के लिए जिस्म बेचने वाली महिला की जरूरत क्यों महसूस होती है और उसके पास पहुंचने के बाद भी वो कुछ क्यों नहीं करता और अज्ञात कारणों से वहां से क्यों वापस लौट जाता है। यहां सवाल उठता है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आ रही थीं जो बहुत ही गलत खबर थी। ये बता रही थी कि पीड़िता के शरीर के अंदर करीब 150 ग्राम मटीरियल यानी पुरुषों का लिक्विड मिला है। लेकिन दोस्तों, ये खबर पूरी तरह से मिस हो गई। जब भी ऐसा अपराध होता है, बलात्कार की घटना होती है, तो महिला का शरीर पीड़िता के शरीर के अंदर पाया जाता है। उसका पूरा चेकअप किया जाता है और प्राइवेट पार्ट की जांच की जाती है और उसका वजन लिया जाता है। उसका वजन 150 ग्राम था। महिला के प्राइवेट पार्ट और उसके अंदरूनी अंगों का वजन 150 ग्राम था, जो कि किसी भी तरह के पुरुष द्रव्य का वजन नहीं था। इसलिए ये गलत जानकारी दी गई, जिससे ये माना गया कि यहां पर एक नहीं बल्कि कई लोग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि संजय रॉय का डील डॉल जिस तरह का था, संजय रॉय की शारीरिक संरचना जिस तरह की थी, उससे नहीं लगता कि वो इतना ताकतवर होगा कि डॉक्टर बीटी के शरीर को इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचा सके। सवाल अब उठता है, मामले को समझिए। सबसे पहले यहां पर सवाल ये उठता है। दूसरी बात, अब जब सीबीआई ने जांच की तो ये प्री अटैक था। जब पोस्ट अटैक की बात आई, तो जब अटैक हुआ और इस तरह की दुर्घटना हुई, उसके बाद संजय रॉय अस्पताल से बाहर आ गए। उसके बाद ये सारी घटना हुई। इसी बीच घटना सुबह 6 बजे हुई या रात को हुई। सुबह 6 बजे जब डॉक्टरों को पता चला, अस्पताल के स्टाफ को पता चला कि डॉक्टर बीटी के साथ यहां पर इस तरह की घटना हुई है, सुबह 6 बजे ये जानकारी पहुंच चुकी थी। अस्पताल प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए थी पुलिस, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचित नहीं किया। उन्होंने उन्हें सूचित नहीं किया। उन्होंने संदीप घोष को बुलाया, जो प्रिंसिपल थे। संदीप घोष मौके पर आए। थोड़ी देर बाद उन्होंने इस पूरे मामले को सुबह 10:57 बजे तक के लिए टाल दिया। डॉक्टर बेटी के परिवार वालों को बताया गया कि ऐसी घटना हुई है। वहां पहुंचने के बाद लड़की के माता पिता को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया। बेटी को शव नहीं देखने दिया गया। इस बीच क्या हो रहा था? क्या कोई छेड़छाड़ की जा रही थी? क्या किसी तरह का सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? क्या संजय रॉय को वहां प्लांट किया गया था? क्या उसके पीछे कोई और लोग थे? ये सारे सवाल यहां उठते हैं। संदीप घोष, जो वहां प्रिंसिपल थे, उन्होंने इतना समय क्यों लिया? और यह भी अफवाह और खबर फैली
कि संदीप घोष, जो आरजे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मतलब वो रिटायर हो चुके हैं, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस घटना को अप्राकृतिक मौत के रूप में अंजाम दिया था, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुद इसे अंजाम दिया था, इस तरह से कि उन्होंने अपनी मौत को खुद आमंत्रित किया था। डॉक्टर बेटी के बारे में इस तरह की खबरें मीडिया हाउस के सामने आईं और बताया जा रहा था कि अस्पताल प्रशासन यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यह कोई हत्या नहीं है, यह ऐसा मामला है जिसमें पीड़िता ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। संदीप घोष ने पुलिस तक पहुंचने में और माता पिता को शव के करीब आने देने में बहुत समय लगा दिया। उसके बाद और भी कई तरह के संदेह हुए। पोस्टमार्टम के लिए और भी शव थे और पोस्टमार्टम के बाद वे तैयार थे। उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि डॉक्टर बेटी का अंतिम संस्कार पहले किया गया। तो क्या किसी तरह के सबूत मिटाने की कोशिश की गई? क्या डॉक्टर बेटी के अंदर से डीएनए सैंपल मिल सकते थे और क्या उन्हें एकत्र किया गया? अब खबर आ रही है कि हां, एकत्र किया गया है। डॉक्टर बेटी से सारा डीएनए एकत्र किया गया था, जो दूसरों का भी हो सकता है। क्या वह एक व्यक्ति था या कई लोग थे? ये सारी जानकारी फोरेंसिक जांच और मेडिकल के पूरा होने और एक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर संदीप घोष प्रिंसिपल थे, उन्होंने इतना समय क्यों लिया? क्या वह सिर्फ अपने मेडिकल कॉलेज की, अपने अस्पताल की प्रतिष्ठा के पीछे थे? क्या उन्होंने सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, 3 घंटे तक माता पिता को अस्पताल के अंदर रखा और उन्हें शव के आमने सामने नहीं आने दिया? यह कैसे संभव है? क्या एक प्रिंसिपल सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है, ये जानते हुए कि मीडिया को जानकारी मिलने पर क्या होगा? तो उन्होंने ऐसा कदम कैसे उठाया? क्या संदीप घोष पर कोई दबाव था या संदीप घोष खुद इसमें शामिल थे? यहां सवाल उठता है। अब यहां पुलिस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस ने चीजों को बहुत देरी से किया। ये खबर सामने आ रही है और जिस तरह से डॉक्टर बेटी का अंतिम संस्कार बहुत अचानक किया गया, ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सीबीआई ने जब पूछताछ की तो उसने 3 मुख्य समूहों के लोगों से पूछताछ की। सबसे पहले उसने संजय रॉय से पूछताछ की, जो इसमें मुख्य संदिग्ध है। यहां जिस पर शक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है संजय रॉय का ब्लूटूथ, जो क्राइम सीन से मिला था। और बहुत सारे ऐसे फॉरेंसिक सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि जब डॉ बीटी के साथ ये हो रहा था, तब संजय रॉय वहां मौजूद थे। वहां ये सारी बातें सामने आती हैं। सबसे पहले सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, जिसमें संजय रॉय ने खुद बहुत सारी बातें बताईं कि उन्होंने सब कुछ कैसे किया। और उसके बाद सीबीआई ने जो पूछताछ का दूसरा सिलसिला चलाया, वो अस्पताल के स्टाफ से था, जिसमें आरजे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल थे। उनसे पूछताछ की गई। तीसरे व्यक्ति जिनसे पूछताछ की गई वो वहां के कमिश्नर थे। तो सीबीआई जांचकर्ताओं के सामने कमिश्नर को क्यों बुलाना पड़ा? अगर सीबीआई ने पुलिस से ये जांच कराई है तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो वहां ऐसा क्या हुआ कि संदीप घोष इस जघन्य अपराध को छिपाने के लिए पूरी तरह से तैयार क्यों था? पुलिस ने इतना समय क्यों लगाया? इतना समय क्यों लगा? क्या अस्पताल अथॉरिटी ने पुलिस को कहा था कि हमारा नाम खराब न होने दें, या फिर पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव था? क्या संदीप घोष ने भी राजनीतिक दबाव के कारण या किसी बड़े आदमी को छिपाने के लिए इतना समय लिया? क्या इसीलिए अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में किया गया, चाहे माता पिता चाहते हों या नहीं? उससे पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया और आगे की जांच को रोकने के लिए अगर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो और भी कई लोगों के इस घटनाक्रम में शामिल होने की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर देती। ये बड़े सवाल हैं दोस्तों, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर इस देश में बेटियों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों को रोकना है तो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। समाज को अपना नजरिया बदलना होगा। लेकिन समाज के नजरिए से इतर एक कानून जरूर बनना चाहिए कि ऐसे मामलों में अगर कोई संस्था का प्रमुख है, चाहे वो अस्पताल हो, किसी दफ्तर में हो, चाहे वो सरकारी हो या निजी संस्था हो, अगर किसी भी संस्था का प्रमुख घटना के बाद देरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के खिलाफ ऐसा नियम जरूर बनना चाहिए। जब उनके पास सूचना पहुंचती है तो पुलिस अगर देरी करती है और ऐसे मामलों से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा कानून बनना चाहिए कि उनको सजा मिलनी चाहिए।
जब तक ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसी तरह से कभी राजनीतिक प्रभाव के कारण, कभी अमीर प्रभावशाली लोगों के प्रभाव के कारण बेटियों के खिलाफ होने वाले बहुत से अपराध दब जाते रहेंगे। तमाम बातें सामने आ रही हैं, जिसमें क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है, देरी की बात सामने आ रही है, तो ये सारी बातें आपके सामने हैं और जोर शोर से बता और कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा व्यक्ति या कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व इसमें शामिल था, और अगर वो नहीं था और फिर भी देरी हुई तो दोनों मामलों में संस्था के प्रमुख और पुलिस द्वारा दिखाई गई देरी, दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। वरना अगर देश में ऐसा कानून नहीं बना तो भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताएं।